जा रहा है रेल हादसे से जुड़ा हुआ है ये वीडियो। बालासोर रेल हादसा जिसने सबको चौंका दिया, 288 लोगों की जान चली गई और हादसे के वक्त का एक वीडियो सामने आया है। एसी कोच से ये वीडियो बनाया गया है। ये वीडियो आप देखें, ये वीडियो उस वक्त का है जब लोग इस ट्रेन में सफर कर रहे थे और इसी ट्रेन में सवार एक यात्री जो कि वीडियोग्राफी कर रहा था, लेकिन इसी वक्त ये ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो जाती है। रूह कांपने वाली ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये एक्सीडेंट कितना भयावह था। अचानक से सब कुछ उलट पलट हो गया और इस पूरे एक्सीडेंट में 1100 से ज्यादा जो यात्री हैं वो घायल हुए और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ देखिए कि 288 लोगों की जान चली गई है। रेल हादसे के वक्त का ये वीडियो है। पहले आप इस वीडियो में देख सकते हैं एक सफाई कर्मचारी है, सफाई कर रहा है बोगी में, लेकिन थोड़ी देर बाद ट्रेन का एक्सीडेंट होता है और ट्रेन एक्सीडेंट के बाद किस तरीके से यहाँ पर चीख पुकार मच जाती है, सुनिए। घटना हुई थी, यानी कि जब ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उस समय का ये वीडियो बताया जा रहा है। रेल हादसे से जुड़ा हुआ है ये वीडियो। बालासोर रेल हादसा जिसने सबको चौंका दिया, 288 लोगों की जान चली गई और हादसे के वक्त का एक वीडियो सामने आया है। एसी कोच से ये वीडियो बनाया गया है। ये वीडियो आप देखें, ये वीडियो उस वक्त का है जब लोग इस ट्रेन में सफर कर रहे थे और इसी ट्रेन में सवार एक यात्री जो कि वीडियोग्राफी कर रहा था, लेकिन इसी वक्त ये ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो जाती है। रूह कांपने वाली ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये एक्सीडेंट कितना भयावह था। अचानक से रुपया नहीं चला पाए, वो 70 साल का हिसाब मांगते हैं। एक शब्द नहीं निकलता है मोदी जी के मुंह से, एक शब्द नहीं निकलता है अमित शाह के मुंह से। इतिहास तब बनता है जब 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद आप रोना नहीं रोते, अपना दुखड़ा नहीं रोते, आप IIT, एम्स, ISC, बार्क, इसरो जैसी संस्थाएं बनाते हैं। कर्नाटक में आज क्या हुआ, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे आज ही बोले कहे हम सांप्रदायिक संगठनों को नहीं वो करेंगे और RSS को भी हम बख्शेंगे नहीं। प्रधानमंत्री को तो इस यौन शोषण के बारे में 2021 से पता है। विनेश फोगट ने पब्लिकली कहा है, मैंने प्रधानमंत्री को जाकर सारी बातें बताई थी। नेहरू 9.5 साल जेल में रहे, आपके वाले तो गए थे और पहले दिन से ही चिट्ठी लिखने लगे। केरल पे नहीं बोला, केरल पे आपकी बखिया उधेड़ के रख दी, मुंह क्या बोल लिया बताया तो। ये है RSS की सोच और ये है नाथूराम गोडसे के वंशज जो आज भी गांधी को क्षण क्षण मारते हैं। ये कालीचरण से कम नहीं है, इस देश के सांसद है, इस पर मुझे दुख होता है। जोर से बोलिएगा नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। कुरुलकर नाम का एक आदमी RSS का DRDO का डेटा पाकिस्तान को बेचता हुआ पिछले हफ्ते पाया गया। काय चुपा चरण चुंबक, मतलब आपकी गोली क्या अमृत बरसा रही थी? बहुत काम किया धरातल पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने। पिछले 9 साल में ऐसा क्या हुआ जो देश में उससे पहले नहीं होता था? ऐसा क्या हुआ कि आज के भारत को आप न्यू इंडिया कहते हैं? 50 करोड़ लोगों को जनधन खाता मिला, 55 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में यानी जिसमें स्वास्थ्य का बीमा था उससे कवर हुए, 5 करोड़ लोग उसका लाभ भी ले चुके हैं। हर गांव में बिजली पहुंची, वो लोग भी करने का प्रयास कर रहे थे। कई देखिए मैं कहता हूं 3 प्रकार के कार्य होते हैं। एक जो पिछली सरकारें भी कर रही थी, हमने भी किया, ज्यादा तेज गति से किया, ट्रांसपेरेंसी से किया। कुछ जो पिछली सरकारें सोच रही थी और हिम्मत नहीं कर पाई वो किया, और कुछ जो पिछली सरकारें सोच ही नहीं पाई। तो बिजली, पानी, सड़क, उसमें हमने क्या किया, सारे डिटेल्स आपको मिल सकते हैं। जो इन्होंने सोचना था मगर कर नहीं पाए, जैसे GST, हमने वो इंप्लीमेंट करके दिखा दिया। तीसरी कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये सोच भी नहीं पाए होंगे, जैसे सोलर एनर्जी में भारत बहुत आगे बढ़ा, वो तो एक अलग बात है, मगर एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा, यानी हम विश्व में सौर ऊर्जा के नेता बन के उभरेंगे, ये किसी को समझ में नहीं आया होगा। यह बदलाव हमारे टाइम में आया। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 2nd नंबर की दुनिया में देश बन गए, कार मैन्युफैक्चरिंग में भी 3रे नंबर के देश बन गए, सौर ऊर्जा में हम बहुत आगे निकल गए। और बाद में कहूं क्या बदलाव आया, आज श्री राम जन्मभूमि का उभरता हुआ मंदिर देखिए, महाकाल का कॉरिडोर देखिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, और इतना ही नहीं, उभरता हुआ भारत की शक्ति का प्रतीक नया संसद भवन देखिए। तो ये बदलाव आया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इन्होंने एक बहुत लंबी फेहरिस्त बताई कि इन्होंने क्या क्या किया। उसमें अंडरलाइनिंग पार्ट ये भी था कि कौन सी चीजें जो आपने सोची आप नहीं कर पाए और कौन सी चीजें जो आपने सोची नहीं वो भी इन्होंने कर दिया। आप लोग कहते हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं, ये न्यू इंडिया नहीं है, आपका तर्क क्या है? नाकामी के 9 साल इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता है। ये 9 साल अद्भुत थे क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे जुमले हमने सुने जो हमने कभी नहीं सुने थे। मैं छोटी सी बात कहकर अपनी बात शुरू करती हूँ। आज हर व्यक्ति बैंक जा रहा है, अपना 1 या 2 या गड्डी
2000 की बदलने के लिए। जो 7 साल अपना लाया हुआ रुपया नहीं चला पाए, वो 70 साल का हिसाब मांगते हैं और 9 साल का सीना ठोक रहे हैं। ये इनकी असलियत। अब आपको मैं क्रमवार तरीके से बता देती हूँ इस देश ने क्या देखा। इस देश ने 9 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखी, और बेरोजगारी ऐसी देखी कि जब आप सरकार से सवाल पूछिए तो इस देश ने सुना पकौड़े तलो। इस देश ने महंगाई देखी, और जब महंगाई का मुद्दा उठाया गया तो कहा गया हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। इस देश ने सुना, आगे सुनिए, इस देश में बोला गया 15-15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे। 83% जनता की आय कम हो गई है। और आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर है फ्रंट पेज की, जिसमें पूरी तरह से अंकित है कि एग्रीकल्चर लेबर, नॉन एग्रीकल्चर लेबर और दिहाड़ी मजदूर सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। 2014 से उसकी आय नेगेटिव हुई है। ये इनके कीर्तिमान है। लेकिन अब क्योंकि बात हो ही रही है, जो तथ्य इन्होंने दिए, कार मैन्युफैक्चरिंग 7, 1, 2, 3 नहीं 7 बड़े ऑटोमोबाइल जायंट्स भारत में अपनी दुकान बंद करके चले गए। चाहे वो जीएम मोटर्स हो, चाहे वो फिएट हो, चाहे वो एनफील्ड हो, अपनी दुकानें बंद करके चले गए क्योंकि उनको भरोसा नहीं है सरकार की नीतियों पर। ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। इस देश ने एक चीज बहुत बड़ी देखी। इस देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहते थे चीन को लाल आंख दिखाएंगे, और जब चीन अतिक्रमण करके बैठा है तो प्रधानमंत्री लाल शर्ट पहन के उनकी जी हजूरी के लिए अपने खाने की थाली छोड़कर खड़े हो जाते हैं। इस देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो चीन को सबक सिखाने के बजाय 3 साल से चीन को अपने सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाया हुआ है। चीन और हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन है। इस देश ने मिजोरम और असम के बीच में गोलियां चलती हुई देखी। इस देश ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में तनातनी देखी, जहां पर भाजपा की शासन है भूमि को लेकर। इस देश ने मणिपुर को जलते हुए देखा, लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के मुंह पर एक जरा सी शिकन नहीं देखी। इस देश ने तैरती लाशें भी देखी। ये देश सब कुछ देखता है, और अब देश ये भी देख रहा है कि भारत के संसद का उद्घाटन होने जा रहा है। और भारत का संसद क्या है ये हमारा संविधान बताता है। अनुच्छेद 79 क्लियरली कहता है इंडियन पार्लियामेंट का मतलब है राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति को दरकिनार करके ये मोदी शो जो हो रहा है ये भी देश देख रहा है। किराए के लोग ले जाकर जो बाहर शो होता है वो भी देश देख रहा है। और ये देश आज एक सवाल पूछ रहा है, जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने, आपने कहा दलित राष्ट्रपति हैं, दलित राष्ट्रपति, आपने बहुत ढिंढोरा पीटा, अच्छी बात है। उनको शिलान्यास के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? क्या राष्ट्रपति का हक नहीं है? आज एक अनुसूचित जनजाति की महिला इस देश की राष्ट्रपति है, उनको इस हक से वंचित क्यों किया जा रहा है? ये सवाल सब पूछ रहे हैं। और आज इतिहास बन रहा है। इतिहास मोदी जी को लगता है इमारतों से बनता है। जी नहीं, इतिहास ना इमारतों से बनता है, ना 9 साल में बनता है। इतिहास तब बनता है जब 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद आप रोना नहीं रोते, अपना दुखड़ा नहीं रोते, आप IIT, एम्स, ISC, बार्क, इसरो जैसी संस्थाएं बनाते हैं। इतिहास तब बनता है जब 19वीं सदी के भारत में आप 21वीं सदी की IT और टेलीकॉम रेवोल्यूशन की नींव रखते हैं। इतिहास तब बनता है जब 1991 में आप अपनी इकोनॉमी को खोलते हैं और ग्लोबलाइजेशन का एक अहम हिस्सा बनते हैं। इतिहास तब बनता है जब 2004 से 14 के बीच आप 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के ऊपर खींचते हैं। मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे कानून लाते हैं। एक ऐसा अधिनियम बताएं जो लाए। इन्होंने 23 करोड़ लोगों को इस देश में गरीबी की सीमा के नीचे ढकेलने का काम किया है। ये इनके 9 साल का फलसफा है। कोई एक ऐसा अधिनियम बताइए जो आपने जिसमें बहुत मेजर चेंजेस लाए हो। सुप्रिया जी ने आपको चैलेंज किया, सुधांशु जी अभी। इनके और उसमें यही अंतर है, ये नियम बनाते थे। मोदी सरकार ने 2000 ऐसे नियम समाप्त किए हैं जो रिडंडेंट, अप्रासंगिक हो चुके थे, व्यर्थ के हो चुके थे, पर केवल सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए बने हुए थे। अमित शाह जी ने मुझे स्वयं बताया था कि जब वो गृह मंत्री बने गुजरात के, तो जानते क्या था? 1965 की लड़ाई के समय गुब्बारे पाकिस्तान की तरफ से आते थे, वो कुछ पेपर डाल देते थे भारत की तरफ, तो हर हफ्ते पुलिस की रिपोर्ट आती थी कि इस साल कोई गुब्बारा नहीं आया। अरे भैया, सैटेलाइट का जमाना आ गया और गुब्बारे का नियम बना हुआ, नियम का पालन हो रहा था। ऐसे एब्सर्ड रूल्स को हटाने का काम किया। ये हमारी इनकी सोच में अंतर है। अब मैं सिर्फ फैक्ट्स बोल देता हूं, बजाय इसके कि जैसे इन्होंने कुछ कहा ये हुआ वो हुआ। क्रिस्टीना जॉर्जिवा IMF की चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि अगले साल भारत दुनिया में 15% ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेगा, वर्ल्ड की ग्रोथ में 15% कंट्रीब्यूट करेगा। अब तो सच बोलते, ठीक है।
जब हमारी सरकार आई तो हम सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर थे, क्योंकि हमारे यहां सबसे ज्यादा आबादी भी है, दूसरे नंबर पे, अब नंबर 1 पे हो गई। पर पता है 92% मोबाइल हैंडसेट बाहर से आते थे, आज हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर है, 97% मोबाइल हैंडसेट हमारे बनते हैं। क्या बोला तूने? वो बनाने वाले कोई थोड़ी है, वो तो आसमान से कहीं जिन्नात आके बना रहे होंगे। 37 किलोमीटर पर डे अगर रोड बन रही है तो ये भी कोई रोजगार थोड़ी सृजित हो रहा है, वो कोई हवा से आके बना रहे होंगे। 3.5 करोड़ मकान बन गए प्रधानमंत्री आवास, वो भी किसी ने आके हवा में बना दिए होंगे। मगर अब क्या बताएं, अब ये कहते हैं चीन के अतिक्रमण की बात। अब जिनके दिमागों के ऊपर चीन ने अतिक्रमण कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, अब उसके लिए क्या करें? चाइना को हमने, अब ये लोग ये बहुत सेंटेंस बोलते हैं, चाइना को हमने, चाइना के शी जिनपिंग को झूला झुलाया था। बताएं कैसा झूला झुलाया उन्होंने? आज मैं पूछूं, चाइना के साथ दुनिया के कौन से देश खड़े हैं? सिर्फ 2, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। चाइना का नक्शा याद करिए, इधर है पाकिस्तान, इधर नॉर्थ कोरिया। वो झूला झूल रहा, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, बाकी खत्म। इन्होंने कुछ बातें बोली और उन बातों को बोलने से पहले मैं एक महिला हूं, आधी आबादी की बात कर लेते हैं। यहां से मुश्किल से 10 या 15 किलोमीटर दूर पर इस देश की सबसे डेकोरेटेड, सबसे सम्मानित वो लड़कियां जिन्होंने बड़े बड़ों को पटखनी देके हम सबके सीने गर्व से चौड़े किए, 1 महीने से बैठी हैं और यौन शोषण का आरोप आपके सांसद पर लगा रही हैं। आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है, एक शब्द नहीं निकलता है, मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, अमित शाह के मुंह से। क्या ऐसी आपकी फंसी है ब्रजभूषण शरण सिंह से कि आप नहीं बोलते? ये सवाल मैं एक महिला होने के नाते पूछती हूँ, मैं एक महिला होने के नाते पूछती हूँ। बिल्किस बानो के अपराधियों को किसने रिहा किया? क्योंकि वो मुसलमान थी तो आप बोलेंगे नहीं। अंकिता ठाकुर का जिसने कत्ल किया, जिसने उसको जिस्म फरोशी में ढकेला, वो आपके विधायक का बेटा था। आप क्यों चुप हैं? आपने वहां पर इमारत ही गिरा दी कि सबूत ही ना मिले। आपका विधायक दोषी पाया गया है हत्या और सामूहिक बलात्कार का, कुलदीप सिंह सेंगर। ये बात करेंगे महिला सुरक्षा पर। ये चूड़ियां भेजते थे प्रधानमंत्री को, आज इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। महिलाएं इस देश की पूछ रही हैं और आपको भी पूछना चाहिए, क्यों चुप है मोदी सरकार? जब हमारी बेटियां जंतर मंतर पर 1 महीने से बैठी हैं, उन लड़कियों के आंसू देखकर, और आज की खबर फिर से मैं कोट कर रही हूं, एक समर कैंप होता था साक्षी मलिक बनने के लिए, तमाम लड़कियां वहां पर आवेदन देती थी। आज की स्थिति यह है कि बलात्कार और यौन शोषण की खबरों के बाद एक एप्लीकेशन नहीं आई है। ये इस देश की बेटियों के साथ ये कर रहे हैं, ये हमें पाठ पढ़ाएंगे। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली और वो बात बोलते बोलते पाकिस्तान पर चले गए। आज तक इस देश का ये न्याय था कि आज तक आईएसआई ने हमारी जमीन पर पैर नहीं रखा था। आईएसआई को पठानकोट बुलाकर आप निरीक्षण कराते हैं, लाहौर आप चले जाते हैं लपके हुए, भगवान जाने सेवई खाने, बिरयानी खाने, और सवाल हमसे आप पूछिएगा। आसिया अंद्राबी आपका चेहरा बनती है श्रीनगर में और सरहद पार जाके आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। आप एक दुर्दांत आतंकवादी को, यूसुफ को वहां पर टिकट देते हैं क्योंकि आपको अपनी सत्ता करनी है। ये कैसे लोग हैं? ये किस तरह के लोग हैं? ये जाबाजों की शहादत पर चुप रहेंगे, मणिपुर जलेगा ये चुप रहेंगे, ये प्रचार करते रहेंगे। इनको ये याद है कि इनको क्या क्या कहा गया। कर्नाटक जाकर क्या कहते थे साहब? मुझे फलाने ने ये कहा। कर्नाटक ने क्या कहा? कर्नाटक की जनता ने कहा मुद्दे है बेरोजगारी, मुद्दे है महंगाई और मुद्दा है भ्रष्टाचार। अगर उस पर बात होगी तो हम बात करेंगे, नहीं तो विपक्ष में बिठाने का आपको काम करेंगे। साहब हिमाचल गए थे, हार गए, कर्नाटक गए, हार गए, और ये विश्वगुरु बने फिरते हैं। इनकी बातें सुन लीजिए तो भारत शायद 1947 में ही आजाद हुआ हो, के बाद अब 2014 में आजाद हो गया हो। मेरा अपना मानना है कि कुछ बातें जब समझ में नहीं आती है उसको नहीं बार बार बोलना चाहिए। मैंने आपको एक बार पहले भी शो पे समझाया है। हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मोबाइल की, जी नहीं, हम मोबाइल फोन की असेंबली कर रहे हैं। हमारा जो इंपोर्ट का बिल बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि हम उतना पार्ट असेंबल कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन नेगेटिव है। हमारा जो कार का एक्सपोर्ट का मार्केट था वो कम हो गया है। सच को स्वीकारिए साहब, तब आप सच का समाधान कर पाइएगा। बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, अडानी ने कोई महाघोटाला किया ही नहीं है, चीन है ही नहीं। जब आप आंखों पर पट्टी बांधकर शासन चलाइएगा तो देश का वो हाल होगा जो हो रहा है। मैं तो एक महिला होने के नाते एक ही सवाल पूछना चाहती हूं कि हाथरस की गुड़िया को आप 2:30 बजे जलवाएंगे, दोषी रेप में आपके विधायक पाए जाएंगे, आपके सांसद के ऊपर यौन शोषण का आरोप है, आपके विधायक का बेटा एक लड़की के कत्ल का मुलजिम पाया जाता है। आप अब महिलाओं की बात कब करिएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों से यह सवाल मेरा है कि साक्षी मलिक और विनेश फोगट से आप कब मिलने जाइएगा, उसका जवाब दीजिए। दे दो। हमने किसी जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वाले, इशरत जहां को बेटी कहने वाले, अफजल को हालात का मारा कहने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, ओसामा को जी कहने वाले, बुरहान वानी को भटका नौजवान कहने वाले आतंकवाद पे भाषण दे रहे हैं। कहते हैं आईएसआई भारत की धरती पे नहीं था। मैडम, आपकी सरकार के समय में रिपोर्टें हैं आईएसआई के कितने मॉड्यूल्स काम कर रहे थे, और जो आप बता रही हैं वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई।
उसके बाद तो जो ठुकाई हुई कहां, उरी में, जो कुछ हुआ बालाकोट में। आपने लास्ट में कहा शायद देश 1947 में, 2014 में नहीं, आप 47 से मानते हैं, ये राष्ट्र सनातन है, चिरंतन है, 1947 में पैदा हुआ नहीं है। इसीलिए इस राष्ट्र को कोई अपने को फादर कहने लगता है, कोई क्रिएटर कहने लगता है, कोई राष्ट्र का निर्माता कहने लगता है। ये राष्ट्र, मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछता हूं, G7 कंट्रीज और G20 कंट्रीज में एक देश बताएं जहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा हो और विकास की दर हमसे कम हो। हम दुनिया में सबसे बेहतर। अब आता हूं गलवान पे। गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए हैंड टू हैंड फाइट में। देखिए चीन पे इनको कितना भरोसा है। आप प्रैक्टिकली सोचिए, गोली नहीं चली, हाथ की लड़ाई में 20 लोग मारे गए, उधर से एक को घायल नहीं हुआ, और भारत की सेना पे भरोसा नहीं है। और अगर मैं पूछूं, जो हमारे जवान वहां बलिदान हुए थे वो किस रेजिमेंट के थे पता है आपको? बिहार रेजिमेंट। बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष जानते क्या है? बहुत घनघोर सांप्रदायिक लगेगा आपको। बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है बजरंग बली की जय, मगर वो इनको लगता है सांप्रदायिक। राजपूत रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है राजा रामचंद्र की जय, सुनिए। और जो हमारी गोरखा रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है जय जय महाकाली आयोरी गोरखाली। मगर अफसोस है कि भारत की ऊर्जा ओजस्विता के सारे प्रतीकों को सांप्रदायिक कह के आपने उनको धोतरा करने का प्रयास किया। और कर्नाटक में क्या हुआ, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे आज ही बोले कहे हम सांप्रदायिक संगठनों को नहीं वो करेंगे और आरएसएस को भी हम बख्शेंगे नहीं। अरे भाई, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। और मैं इनसे विनम्रता से पूछता हूं, अब आप अपना वादा निभाइए। आपने कहा था हम 6% मुस्लिमों का आरक्षण देंगे, मुस्लिम आरक्षण देके दिखाइए। उन्होंने पहलवानों का जिक्र किया और उसको उन्होंने महिलाओं से जोड़ा। बजाओ ताली, पहलवान बैठे एक महीने से, बजाओ ताली। ये यहाँ पर देश की बेटियां न्याय मांग रही है, बजाइए ताली, सुप्रिया जी। बजाइए। नहीं, मैं तो जनता से पूछना चाहती हूँ, देश की बेटियां न्याय मांग रही है, क्या निर्लज्ज ताली बजा रहे हैं, और बजाओ ताली, क्योंकि उसमें से कोई बेटी और बहन निकल हो सकती है। अरे बोलना चाहिए, महिला होकर तो बोलूंगी ना। उसके लिहाज आप तो से कट गए कुछ क्वेश्चन से। आपकी सरकार क्या कर रही है? ये सरकार के सामने एक चुनौती है। ये एक ऐसा इशू है जो कि बहुत आगे बढ़ रहा है और एक ऐसा इशू है जो कि सेटल डाउन नहीं हो रहा है। हाँ, मैं बताता हूं, इसकी तो जांच हो रही है, जांच कोर्ट के भी निर्देश पे हो रही है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी कर रही है, उसका इंतजार नहीं है। सुप्रिया जी, क्या ये बात आप डिनाई करेंगी कि टेररिज्म का जवाब बहुत ही तरीके से और बहुत ही जोरदार तरीके से दिया जा रहा है और इसकी धमक और गूंज हर जगह सुनाई देती है? क्या आप इस बात को डिनाई करेंगी? कौन सी धमक और कौन सी गूंज? मैंने रजौरी और पुंछ 2 हफ्ते पहले हुए टेरर अटैक्स के बारे में बात करी है, हमारे 10 जाबाज की शहादत हुई है। कौन सी गूंज आपको सुनाई दी है? सरकार ने उसको स्वीकारा तक नहीं है, एक श्रद्धांजलि का शब्द नहीं बोला गया। क्या बात कर रहे हैं आप? छोड़िए उस बात को। इन्होंने महिलाओं पर बात करी और कहा जांच हो रही है। मेरे जानकारी के अनुसार और मुझे जितना सार्वजनिक जीवन के बारे में पता और लोगों को देखा है, सार्वजनिक जीवन में लोक लाज और नैतिकता से सरकारें चलती हैं। लखीमपुर नरसंहार का मुख्य अभियुक्त का पिता आज भी गृह राज्य मंत्री बना हुआ है और इनका सांसद आज भी कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष है। क्यों है भाई? लोक लाज तो ये कहता है सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पेंशन। निकालिए उनको, आने दीजिए रिपोर्ट। अगर साफ होगा तो दोबारा अपने पद पर आ जाएंगे, नहीं होगा तो उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। 1 महीने से बेटियां बैठी है। मैं आपसे पूछती हूँ, महिला बाल विकास मंत्री बहुत चिल्लाती हैं, मुंह खोल खोल के फाड़ फाड़ के गला, एक शब्द नहीं बोलेंगी। वित्त मंत्री महिला एक शब्द नहीं बोलेंगी। तमाम महिला सांसद एक शब्द नहीं बोलेंगी। इस देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे विनेश तो मेरे घर की बेटी है, आज पूछने उससे आप गए। और एक बात जनता की जानकारी के लिए सबको बता दूं, प्रधानमंत्री को तो इस यौन शोषण के बारे में 2021 से पता है। विनेश फोगट ने पब्लिकली कहा है, मैंने प्रधानमंत्री को जाकर सारी भूषण शरण सिंह से ये मैं जानना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यूपी से आती हूँ तो थोड़ी राजनीतिक समझ रखती हूँ, थोड़ी वहां पकड़ है, मुझे ऐसा लगता है ये बाबा और अमित शाह की जो तनातनी है उसके बीच का मामला है ये, इसलिए ये कुछ नहीं कर पा रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह पर। लेकिन ये दुनिया और ये देश देख रहा है कि अगर हमारी सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स के साथ, जिसके साथ फोटो खिंचाने के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, वो 1 महीने से जंतर मंतर पे बैठी है, उनको पिटवाया भी दिल्ली पुलिस ने। उनकी एफआईआर भी तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार ने, उनकी पुलिस ने एफआईआर नहीं करी। और अब मैं 2-4 बातें, क्योंकि इतना लंबा मैंने प्रवचन सुना, आरएसएस को बैन करने पे आपको बड़ी आपत्ति। आरएसएस को बैन तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष ने किया था और ये कहकर किया था कि वो देश के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन आज आपके शो में एक बहुत बड़ी बात कही गई, मुझे नहीं लगता कि आपने मिस करी या क्या। यहां पर इस देश के एक सांसद ने, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, इन्होंने 1947 की आजादी को ही नगण्य कर दिया और गांधी पर ही सवाल उठा दिया कि कोई अपने आप को राष्ट्रपिता कहता है। राष्ट्रपिता अपने आप को महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, ये याद रखिएगा। और गांधी पर सवाल उठाने वाले आरएसएस के लोग ये भी याद रखिएगा
कि जब विश्व में जाते हैं ना तो नतमस्तक गांधी के आगे ही होना पड़ता है, शीश गांधी के आगे झुकाना पड़ता है और मान्यता और वैधता गांधी से मिलती है। अगर ऐसा नहीं है तो जाइए, लगाइए अपने आरएसएस वालों की एक फोटो और जाइए ऑस्ट्रेलिया और चीन और जहां भी जाते हैं शीश झुकाइए। 75 नहीं है कोई। गांधी इस देश की सबसे बड़ी पहचान है, इस देश की नैतिकता की धुरी है, इस देश के राष्ट्रपिता है और आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े जननायक है। आप महात्मा गांधी को एक सांसद होने के बाद इस तरह की बात कहेंगे? आप 1947 की आजादी को, बिल्कुल हमारी सनातनी परंपरा है, बिल्कुल हमारा 5000 साल का सिविलाइजेशन है, लेकिन यह भी सच है कि 200 साल ब्रिटिश हुकूमत के बाद हमें आजादी 1947 में मिली थी और जो भी उसको नगण्य करता है उसको कोई हक नहीं है पार्लियामेंट में रहने का। आपको माफी मांगनी चाहिए इन लोगों से। सबसे पहले एक बात मैं और कहूंगी, यहां पर कश्मीर के बारे में बड़ी चिंता जताई गई। आपको पता है कि पिछले 1.5 साल से, मुझे नहीं पता यहां पे कितने लोगों को पता है, पिछले 1.5 साल से कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से मिलना चाहते हैं। उनको करंट के तारों से रोका गया, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। राहुल भट्ट की चुन के हत्या हुई, एक शब्द नहीं। मिस बाला टीचर की चुनकर हत्या हुई। 10 हत्याएं हुई हैं पिछले 9 महीने में, एक शब्द नहीं है भाजपा का। लेकिन जब कश्मीर फिल्म का प्रमोशन होता है तो सारी संसद लग जाती है इनके प्रधानमंत्री करने लगते हैं। केरला की बात कर रहे हैं, क्या था केरला का? 30,000 महिलाएं कन्वर्ट हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, माफी वीर ने कान पकड़ के क्या कहा? 3 महिलाओं की कहानी है। 30,000 3 महिलाओं की, ये इनकी असलियत है। इस तरह से ये बरगलाते हैं। और ये भी एक सच है कि कर्नाटक ने आपको एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और मेरे लिए वो संदेश बहुत ही प्रखर है और बहुत ही प्रबल है। कर्नाटक ने ये कहा है कि जब आप कर्नाटक आएंगे ना तो हमारे मुद्दे की बात करिए, यहाँ पर आकर ये प्रोपेगेंडा केरला फिल्म को मत संबोधित करिए। और कर्नाटक ने एक और बात कही है, कर्नाटक ने कहा है कि ये देश अमन, शांति और मोहब्बत चाहता है और जो व्यक्ति नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेगा और आप षड्यंत्र रचकर उसको संसद से निकालने का काम करेंगे तो ये देश उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। आप संभाले नहीं संभल पा रहे कि क्या करें आप, जो पॉपुलैरिटी राहुल गांधी की। आप जो कहना चाहते हैं, आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो कहना चाहती है कहिए। अगर राहुल गांधी आपके लिए लड़ रहे हैं तो आपकी पूरी कैबिनेट, आपके सारे चरण चुंबक, आपके जितना गोदी मीडिया है, एक साथ मिलकर उनको अटैक नहीं करता। मुझे लगता है कर्नाटक ने एक बहुत प्रबल संदेश दिया है। अगर आप इस देश के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है तो हम आपके पीछे मुस्तैदी से खड़े हैं। ना पढ़ना चाहिए या आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को अगर आप पॉलिसी से जोड़ रहे हैं तो फिर क्या यह समझा जाए कि उत्तर प्रदेश, गुजरात और नॉर्थ ईस्ट ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चुनाव होते हैं, कुछ चुनाव हम हारते हैं, कुछ हम जीतते हैं। तो क्या ये माना जाए, आप जैसे कर्नाटक का संदेश बता रही है, वहां का क्या संदेश है? मेरी बात सुनिए, क्या ये माना जाए कि देवभूमि ने हिमाचल में इनको रिजेक्ट कर दिया है? अरे लोकतांत्रिक परंपरा से चुनाव होता है, कोई जीतता है कोई हारता है। तो मुझे ये बताइए फिर कर्नाटक मेघालय में इनकी सीट कम हुई। आपका ये कहना है कि कर्नाटक से संदेश गया बीजेपी को, तो उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट और गुजरात से कांग्रेस को क्या संदेश? नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट को गलत कोट कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि जब गुजरात और हिमाचल का चुनाव हुआ तो हम एक जीते और उत्तर प्रदेश और गुजरात बता दीजिए। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन को बहुत मजबूत और बहुत काम करने की जरूरत है। लेकिन एक ये भी सच है कि आज दक्षिण ने इनके लिए द्वार बंद कर दिए हैं। दक्षिण कह रहा है नो वे, यू आर नॉट एंटरिंग आवर प्रेमिस। आप ना समझना चाहिए तो वो आपकी दिक्कत है। आपको लगता है कि आप वेष्टी पहनकर और अंगवस्त्रम डाल के लोगों का मन जीत लेंगे, नहीं। लोग मुद्दों की बात करना चाहते हैं। और क्योंकि इतनी ज्यादा यहाँ पर एक बात कही गई कि हमारी अर्थव्यवस्था ये हो गई, लंबा हो गया सर। नहीं, एक मिनट, असलियत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और सबको पता होना चाहिए। यहाँ पर कहा जाता है इंडिया ने यूके को ओवरटेक कर लिया। हाँ, हम उनसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। आपको पता है यूके का परचेजिंग पावर पैरिटी, हर व्यक्ति की जो औसतन खरीदने की क्षमता या आय कह लीजिए कितनी है, यूके की जो औसतन क्षमता है वो $50,000 है, इंडिया की $7,000 है, करीब 7 गुना ज्यादा। अमेरिका हमसे 10 गुना ज्यादा। कुछ फैक्ट्स भी दिखा देता हूं। एक मिनट, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी आईएमएफ ने कहा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने नहीं कहा भाई। अरे भैया, कुछ भी परचेजिंग पावर भाई, आईएमएफ में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह रह चुके हैं। एक मिनट, आप लोगों ने हमें तो नहीं पता, खैर, मगर आपने देखा अपने बच्चन में केरल से मुंह मोड़ ले गए। केरल पे नहीं बोला, केरल पे आपकी बखिया उधेड़ के रद्दी मुंह क्या बोल लिया? बताया तो अभी तो बता रहा हूं। आप बोले मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। मलिक, आपके बनाए हुए गवर्नर, मेघालय, गोवा, बिहार, आपके बनाए हुए गवर्नर, जम्मू कश्मीर, वो कहते हैं प्रधानमंत्री से मैंने कहा 750 किसान मर गए, प्रधानमंत्री ने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद प्रधानमंत्री ही उसको वापस ले लेते हैं। तो किसान बिल भी मास्टर स्ट्रोक था, वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक था। नोटबंदी भी मास्टर स्ट्रोक थी, वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। ये कौन से गिरवी दिमाग रख के लोग
तो मोबाइल कम ही दिए चाय नाश्ता तो लोगों ने एक्सेस करते हैं कितने में ले रहा है जो सोनी और दवाई इनमें बताएं इन पावों अरे बढ़िया जैसे ये डब्बा है ना ऑरेंज वैसे नहीं वो क्या हुआ होगा कोई ने लगाया होगा तो उसमें भी लग गया बाकी नहीं चाहिए